हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मनी हाइस्ट कोरिया सीरीज की शुरुआत में हम एक न्यूज के जरिए बताया जाता है कि साउथ और नॉर्थ कोरिया अग्रीमेंट करके रीयूनिफाई हो चुके हैं। मतलब अब दोनों देशों के बीच एक ही करेंसी में काम होता है। अब दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं होता है। और ये साल है 2025 का, जहां बहुत सारे लोग भागते हुए पेयोंग से सियोल की तरफ आ रहे हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपनी नई लाइफ बेहतर तरीके से साउथ कोरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं। सब यही सोच रहे हैं कि सियोल में उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। साउथ और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर अपना एक नया एरिया बनाया है जिसका नाम है जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। अब हम अपने मेन कैरेक्टर टोक्यो से मिलते हैं, जिसे नॉर्थ कोरियन आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो भी जा रही है जॉइंट इकोनॉमिक एरिया में अपने सपनों को पूरा करने, ये सोचकर कि वहाँ उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। वो आगे बताती है कि कैसे कुछ अमीर लोगों को यूनिफिकेशन से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पहुँचने पर उसके लैंडलॉर्ड, जो वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, उसने उसे फाइनेंशियली धोखा दे दिया और इस वजह से टोक्यो का सियोल में रहना मुश्किल हो गया, जिस वजह से उसे अपने सपनों से भी नफरत होने लगा। और देखते हैं कि उसके जैसे ही और भी लड़कियों को पैसे के लिए टॉर्चर किया जाता है। और इसके बाद एक रात टोक्यो अपने बॉस से झगड़ा कर लेती है और उस पर गन पॉइंट करती है और उस पर शूट कर देती है। टोक्यो हमें बताती है कि ये सभी लोग चोर हैं और यूनिफिकेशन होने के बाद ये चोर लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, और सोचती है कि अगर वो भी चोर बन जाए तो इसमें गलत क्या है। और एक साल के बाद के समय को दिखाया जाता है और देखते हैं कि टोक्यो पुलिस के वांटेड लिस्ट में है और पुलिस शहर में हो रहे ऐसे ही हत्याओं को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनका मानना है कि इन मर्डर्स के पीछे टोक्यो का ही हाथ है। टोक्यो अपने पार्टनर को खो चुकी है और उसके पास अब जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वो रास्ते में अकेले बैठी होती है और वो बहुत डरी हुई होती है। उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है और वो अब सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर आता है जो उसे बचाता है और कहता है उसके पास एक प्लान है और अगर टोक्यो उसका साथ देती है तो उन सब की लाइफ बेहतर हो जाएगी। और फिर बिल्कुल ओरिजिनल स्पेनिश सीरीज की तरह हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्रोफेसर के बाकी स्टूडेंट से, जिनका नाम शहर के ऊपर दिया गया है, यानी कि बर्लिन, टोक्यो, नाइरोबी, डेनवर, मॉस्को, ओस्लो और हेलसिंकी। अब इंट्रोडक्शन होने के बाद प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो सभी 4 ट्रिलियन चुराने वाले हैं और इसके बाद वो सभी अमीर हो जाएंगे और उनका टारगेट है यूनिफाइड कोरिया मिंट। और ये हाइस्ट बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाएगी और उन्हें ये काम पब्लिक के सपोर्ट के साथ करना है। अब कहानी जाती है 5 महीने के बाद और हम यूनिफाइड कोरिया मिंट को देखते हैं और ये दिन उस जगह के लिए बिल्कुल आम जैसा ही था और हम मिंट के वाइस डायरेक्टर चो यंग मिन से मिलते हैं, जिसका अफेयर उसकी एक एम्प्लॉय योन मिसुन से चल रहा है। मिसुन अपने बॉस से कहती है कि उन दोनों के बीच ये जो भी है इससे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो डायरेक्टर यानी कि उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई हो। और दोनों बाहर बहुत झगड़ा करते हैं और मिंट में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी ट्रिप के लिए। तो वहीं ये हाइस्ट करने वाली टीम अपने पहले दिन के लिए तैयारी करते हैं। टीम के कुछ लोग सिक्योरिटी कार को ब्लॉक कर लेते हैं और उनके ही सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कुछ देर के बाद हाइस्ट टीम बैंक के अंदर पहुंच जाती है और वो हवा में फायरिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर अंदर काम कर रहे स्टाफ और सारे लोग डर जाते हैं। जिसके बाद यूनिफाइड कोरिया मिंट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और हॉल में सारे लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके रखा जाता है, जहाँ बर्लिन कहता है कि वो अब यहाँ का इंचार्ज है। तभी वहाँ पर एक फोन बजता है तो बर्लिन मिसुन को बोलता है कि फोन को जाकर उठाने, जो कि हेडक्वार्टर से आया हुआ है, ताकि उन्हें ये लगे कि मिंट में सब कुछ नॉर्मल है। तो वहीं बेसमेंट में मॉस्को एक वॉल्ट को खोलता है जहां बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। प्रोफेसर जो बैंक के अंदर नहीं है वो उन्हें ऑर्डर देता है कि सामने को दरवाजे को खोलने और पुलिस के सामने ओपन फायरिंग करने, लेकिन ये ध्यान रखने कि कोई मारा ना जाए और ये प्लान काम करना चाहिए। लेकिन रियो को गोली लग जाती है क्योंकि पुलिस को लगने लगता है कि वो चोर उन पर गोली चलाने वाले थे, लेकिन रियो ठीक है और उसे किसी तरह अंदर लेकर जाया जाता है। पुलिस को ये पता चल चुका है कि आखिर बैंक में हो क्या रहा है और दोनों कोरिया मिलकर एक टास्क फोर्स टीम बनाती है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके बाद हम सियोन वूजिन को देखते हैं, जिसका आज ऑफ डे है
और वो आज का दिन अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन तभी उसे एक फोन कॉल आता है और उसे मिंट के बारे में बताया जाता है। वो सीधा पहुंचती है मिंट के सामने बनाए हुए टास्क फोर्स टीम के बेस पर और बताती है कि वो उन चोरों से बात करेगी और इन सिचुएशंस को हैंडल वो खुद करेगी, क्योंकि वो एक नेगोशिएटर है और इस सिचुएशन को वायलेंस से नहीं बल्कि बात करके सुलझाया जा सकता है। बैंक के अंदर बर्लिन सारे हॉस्टेजेस को बताता है कि वो सभी यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो सभी सेफली यहाँ से बाहर जाएंगे और उन सभी हॉस्टेजेस को वही जंप सूट दिया जाता है जो उन चोरों ने पहना हुआ है। फाइनली वू जिन प्रोफेसर से बात करती है और बताती है कि वो यहाँ की नेगोशिएटर है और इसे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ देने, जबकि प्रोफेसर कहता है कि वो सोचकर इसका जवाब देगा। और वू जिन सोचती है कि प्रोफेसर आखिर है कौन और वो क्या गेम खेल रहा है। लेकिन प्रोफेसर से बात करने पर कैप्टन चा समझ जाता है कि बात करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, जिसके बाद वूजिन देखती है कि एक पुलिस टीम को बैंक के तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर सिर्फ 4 चोर हैं। लेकिन उन्हें वूजिन वार्न करती है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन कैप्टन चा वूजिन को कहता है यहाँ से जाने के लिए और वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वूजिन एक बार में जाती है ड्रिंक पीने के लिए और उस बार में कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर काम करता है और वूजिन को ड्रिंक सर्व करता है। और वूजिन प्रोफेसर को जानती भी है और दोनों दोस्त हैं और प्रोफेसर जानता था कि वूजिन को नेगोशिएट करने के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस टीम बैंक के अंदर जाती है और यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम हो रहा है। इसमें हॉस्टेजेस अपनी जान की भीख मांगते हैं और वो सभी वही जंप सूट पहने हुए होते हैं। लेकिन तभी टास्क फोर्स को पता चलता है कि उन हॉस्टेजेस में एक लड़की यूएस एम्बेसडर की बेटी है और इसीलिए पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद वूजिन को बुलाया जाता है वापस से ताकि वो चोर से नेगोशिएट कर सके और प्रोफेसर ने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि वूजिन को वापस से बुलाया जाएगा। और प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लान का अगला पार्ट स्टार्ट करने। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां प्रोफेसर अपनी टीम को बता रहा होता है कि मिंट में 4 ट्रिलियन तो होंगे नहीं, इसीलिए वहां पर पैसे प्रिंट करने होंगे और वो सारे नोट्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जा रहे होते हैं और एक बच्चे को देखते हैं जिसे बहुत मारा जाता है और उसकी माँ को भी गोली मार दिया जाता है जब वो लोग नदी क्रॉस कर रहे थे। और हम 25 साल के बाद देखते हैं वो छोटा लड़का बड़ा हो चुका है और वही बर्लिन है। प्रेजेंट डे में प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और कहता है कि हॉस्टेजेस को कंट्रोल में रखने और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम हॉस्टेजेस को देखते हैं जो कि शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं और वो सभी एक टनल खोद रहे हैं। वूजिन अपने काम पर लौटती है और बताती है कि वो जर्नलिस्ट को बता दी है कि मिंट पर रेड पड़ा है, ये बात फेक है। और वूजिन कैप्टन चा को बोलती है कि एक साथ टीम में होकर काम करने। जिसके बाद वूजिन प्रोफेसर को कॉल करती है नेगोशिएट करने के लिए और प्रोफेसर उससे कुछ अतरंगी सवाल पूछने लगता है कि जैसे वूजिन ने लास्ट सेक्स कब किया था। और वूजिन भी प्रोफेसर के सवालों से थोड़ी हैरान रह जाती है और उसे समझ आता है कि प्रोफेसर बहुत चालाक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो प्रोफेसर को असली में जानती है। तो वहीं बैंक के अंदर नायरोबी नजर रखे हुए हैं उन हॉस्टेजेस पर जो नोट प्रिंट कर रहे हैं, तो वही मॉस्को नजर रखे हुए हैं उन लोगों पर जो टनल को ड्रिल कर रहे हैं, जिस रास्ते वो सभी बैंक से भागेंगे। लेकिन मिंट का डायरेक्टर अपने ही लोगों को भड़काने लगता है कि उन्हें इन चोरों से लड़ना चाहिए ताकि वो सभी यहाँ से निकल पाए। जिसके बाद एक हॉस्टेज अपने हाथ पर ही चोट लगा लेता है और इसका फायदा उठाकर मिंट का डायरेक्टर यंग मिन वहां से भाग जाता है। वो अपने ऑफिस में जाता है अपने स्मार्ट वॉच को लेने के लिए जो कि उसके ड्रॉयर में है, लेकिन उसे बर्लिन पकड़ लेता है और यंग मिन नाटक करने लगता है कि वो यहाँ आया था अपने पार्टनर के लिए दवाई लेने। लेकिन बर्लिन उसकी बात नहीं मानता। बर्लिन हॉस्टेजेस को 2 ग्रुप में बांट देता है, नॉर्थ कोरियंस और साउथ कोरियंस, और उन्हें एक नया रूल बताता है। और ये नया रूल ये है कि अगर साउथ कोरियन लोग कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो उसकी सजा नॉर्थ कोरियन को मिलेगी, और अगर नॉर्थ कोरियन कुछ भी करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए तो उसकी सजा साउथ कोरियन को मिलेगी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर का ये प्लान था हॉस्टेजेस को डिवाइड कर देने के लिए ताकि हॉस्टेजेस खुद के ही दुश्मनी में उलझे रहें, जबकि प्रेजेंट में टोक्यो को लगता है कि उन्हें इतना जल्दी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। यंग मिन अपना प्लान बनाता है और मिसुन को कहता है उसका स्मार्ट वॉच लाने के लिए ताकि वो बाहर कॉल कर पाए, लेकिन मिसुन ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि वो फंस जाएगी। इसके वजह से दोनों में झगड़ा होने लगता है और ये वो चोर देख लेते हैं और कवर करने के लिए यंग मिन डेनवर को कहता है कि मिसुन प्रेग्नेंट है और उसे आराम की जरूरत है। मिसुन को एक रूम में लाया जाता है जहां एन किम होती है, वही एम्बेसडर की बेटी, और वो समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है
और वो रियो का ध्यान भटकाती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। और ये मौका देखकर मिसुन ऑफिस में जाकर यंग मिन का स्मार्ट वॉच उठा लेती है और बाथरूम में एन रियो को रिझाने लगती है और उसका गन ले लेती है, लेकिन रियो उसे कहता है उसे शूट करने और देखते हैं कि सेफ्टी लॉक ऑन था। रियो उसे गन वापस ले लेता है तो वहीं वूजिन को एक सिग्नल का अलर्ट मिलता है जो कि उस स्मार्ट वॉच से आ रहा है और मिसुन से बात करती है, लेकिन तभी मिसुन के सामने डेनवर आ जाता है और मिसुन डेनवर को कहती है कि उसे भूख लग रहा है और डेनवर उसकी बात को समझता है क्योंकि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके लिए खाना लेकर आया है। डेनवर मिसुन से पूछता है कि क्या यंग मिन तुम्हें मारता था, जिस पर मिसुन कहती है कि यंग मिन शादीशुदा है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। वूजिन प्रोफेसर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने 2 महीने पहले सेक्स किया था, जिसके बाद वो कहती है अब मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद प्रोफेसर सोचने लगता है कि क्या बैंक के अंदर सिचुएशंस ठीक हैं, जिसके बाद वो तुरंत बैंक में कॉल करता है और डेनवर यंग मिन से बात करता है और उसे पूछता है क्या मिसुन के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, और दोनों बात कर ही रहे होते हैं जिस बीच मिसुन चुपके से स्मार्ट वॉच यंग मिन के पॉकेट में रख देती है। अब शाम के वक्त प्रोफेसर वूजिन के साथ डिनर कर रहा होता है और वूजिन उसे बताती है कि हाइस्ट में उसे बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है और वूजिन को तभी एक कॉल आता है और प्रोफेसर उसकी बात सुन रहा होता है, जिसे देखकर वूजिन प्रोफेसर को बोलती है कि तुम मेरी बात सुन रहे थे और वो उसे खुद को हैंडकफ कर लेने को बोलती है, लेकिन प्रोफेसर सिचुएशन को संभालता है। वो बात को घुमाता है और वूजिन को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है और कहता है कि वो वूजिन को और अच्छे से जानना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद वूजिन कहती है कि वो केस में इतनी उलझ गई है कि उसे पता नहीं वो क्या कर रही थी और वो प्रोफेसर से माफी मांगती है और कहती है कि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। लेकिन इस डिनर के वजह से प्रोफेसर को बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लग जाता है। प्रोफेसर बैंक में कॉल करता है और उसे बताता है कि एक हॉस्टेज है जिसके पास एक स्मार्ट वॉच है। इसके बाद बर्लिन सारे हॉस्टेजेस को हॉल में इकट्ठा करता है और यंग मिन टास्क फोर्स से भेजे गए एक लिंक पर क्लिक करता है, जिसे वूजिन को बैंक के अंदर क्या हो रहा है स्मार्ट वॉच के जरिए सुनाई देता है। बर्लिन यंग मिन को बोलता है सामने आने, जिस वजह से वो स्मार्ट वॉच मिसुन को दे देता है। बर्लिन यंग मिन को बोलता है ढूंढने के लिए कि स्मार्ट वॉच किसके पास है क्योंकि वो मिंट का डायरेक्टर है। जिसके बाद वो मेटल डिटेक्टर से लोगों को स्कैन करने लगता है और जब मिसुन की बारी आती है तो स्कैन करने का नाटक करता है, लेकिन बर्लिन ये देख लेता है और वो यंग मिन को दिखाता है कि स्कैन अच्छे से कैसे किया जाता है। तभी मिसुन के हाथ से स्मार्ट वॉच गिर जाता है। बर्लिन गुस्से में स्मार्ट वॉच को तोड़ देता है, जिसे देखकर सारे हॉस्टेजेस डर जाते हैं। प्रोफेसर के साथ कॉल पर वूजिन ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन ये प्रोफेसर इतना भी बेवकूफ नहीं है, जिस वजह से वूजिन डर जाती है और कहती है कि हॉस्टेजेस को नहीं मारने, नहीं तो वो नेगोशिएट नहीं करेगी। बर्लिन चाहता है कि मिसुन को मार दिया जाए, तब जाकर वो हॉस्टेजेस में अपना डर पैदा कर पाएंगे, लेकिन डेनवर और रियो इसके खिलाफ खड़े होते हैं। बर्लिन डेनवर को कहता है कि तुम मिसुन को मारोगे और डेनवर उस प्रेग्नेंट औरत को एक रूम में लेकर जाता है उसे मारने के लिए। तो वह यहाँ पर बर्लिन जानना चाहता है कि मिसुन को ये स्मार्ट वॉच किसने दिया, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच उसे देखकर ही पता चल गया था कि ये मिसुन का नहीं हो सकता और सारे हॉस्टेजेस बहुत डरे हुए होते हैं। इसीलिए एक हॉस्टेज इल्जाम यंग मिन पे डाल देता है। डेनवर शॉक में है कि उसे बोला गया है मिसुन को मारने के लिए, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं मारा। फिर वो अचानक से मिसुन को शूट कर देता है और इस गन शॉट की आवाज हॉस्टेजेस सुनते हैं और यंग मिन रोने लगता है और बर्लिन उसे कहता है कि वो यंग मिन को सजा नहीं देगा क्योंकि मिसुन की मौत ही उसकी सजा है। अब एक और फ्लैशबैक में देखते हैं मॉस्को को एक फैसिलिटी से निकलते हुए और उसे बाहर प्रोफेसर मिलता है। प्रोफेसर उसे कहता है कि उसके प्लान में शामिल होने के लिए वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और मॉस्को उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि इस प्लान में उसके बेटे डेनवर को भी शामिल किया जाए। वो चाहता है कि उसका बेटा आगे चलकर एक अच्छी लाइफ जिए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि डेनवर ने मिसुन को मार दिया है और इस गन शॉट से पूरा मिंट हिल जाता है और हॉस्टेजेस डरे हुए हैं और वो सभी यंग मिन पे इल्जाम डालते हैं कि उसी के वजह से मिसुन की जान गई। बर्लिन उस रूम में जाता है चेक करने के लिए कि मिसुन सच में मर गई है या नहीं और उसके हाथ पर पैर रखकर चेक करता है। वो डेनवर के इस काम से बहुत खुश होता है और कहता है इस बॉडी को ठिकाने लगा देने। टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके बताना चाहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, एक हॉस्टेज मर गया है, लेकिन बर्लिन उसे रोकता है और कहता है कि वो खुद ही उसे बाद में बता देगा। प्रोफेसर उन लोगों को झगड़ते हुए सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है
है, लेकिन बर्लिन इस पर कहता है कि ये तो बस छोटा सा झगड़ा था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं और हम मिसुन को देखते हैं जो डेनवर को बोलती है कि उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि डेनवर ने उसे मार दिया है, लेकिन डेनवर ऐसा नहीं करना चाहता और डेनवर मिसुन को उसके पैर पर शूट कर देता है और मिसुन उस बुलेट के दर्द को सह लेती है और अब मिसुन को मिंट के एक वॉल्ट में बंद करके रखा जाता है। और टोक्यो ये देखकर कि डेनवर ने असली में क्या किया वो ये देखकर खुश होती है और वो डेनवर को बोलती है कि इस पर नजर रखने और समय समय पर उसे दवाई भी देना और उसे सावधान करती है बर्लिन को लेकर, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मिसुन जिंदा है तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें बर्लिन को इंचार्ज से हटाना होगा, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें हेलसिंकी और ऑस्लो से लड़ना होगा। डेनवर मिसुन का ख्याल रखता है, लेकिन मिसुन ये जानना चाहती है कि यंग मिन को फर्क पड़ता है कि नहीं कि मिसुन मर गई है और वो रोने लगती है, जिसे देखकर डेनवर पिघल जाता है और वो उसे शांत करता है और कहता है कि उनके पास एक प्लान है। जिसके बाद डेनवर और ऑल्सो में फाइट होता है और यंग मिन वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे हेलसिंकी पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां टोक्यो आकर उस पर गन तान देती है। फिर टोक्यो बर्लिन पर गन पॉइंट करती है और टोक्यो का साथ डेनवर और रियो दे रहे होते हैं। वू जिन अपने टीम को बोलती है पुराने सीसीटीवी फुटेज चेक करने, वो भी मिंट के, क्योंकि उसे लगता है कि ये टीम पहले भी मिंट जरूर आए होंगे अपना प्लान बनाने के लिए और स्मार्ट वॉच से मिले एक वीडियो से वो टीम के मेंबर को पहचान सकती है। तो वहीं प्रोफेसर को पता करना होगा कि आखिर टास्क फोर्स टीम क्या क्या पता कर चुकी है। इसीलिए वो टास्क फोर्स टीम के टेंट पर घुस जाता है और वो यूजिन को अपना फोन देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। वूजिन अपने माँ से बात करती है जो बताती है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया है। वूजिन गुस्से में अपने एक्स हस्बैंड से बात करती है जो कहता है कि उसे अपनी बेटी से मिलना था, इसलिए उसने अपनी बेटी को पिक किया। अपने एक्स हस्बैंड से बात करने के बाद वो प्रोफेसर को बोलती है यहाँ से निकल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोगों को आना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने से प्रोफेसर देख लेता है जो उसे देखना चाहिए था कि आखिर टास्क फोर्स टीम को क्या क्या पता चल चुका है। तो वहीं हाइस्ट टीम के बीच झगड़ा और बढ़ने लगता है और टोक्यो सभी को बताती है कि बर्लिन अब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। लोग और झगड़ने लगते हैं और प्रोफेसर उन्हें कॉल करता है और टोक्यो बर्लिन को बोलती है कि प्रोफेसर को बताने कि तुमने एक हॉस्टेज को मरवा दिया है। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि किसी की जान चली गई है। बर्लिन सबके सामने बोलता है कि प्लान को अगर अच्छे से चलाना है तो उन्हें हॉस्टेज को डरा कर रखना होगा और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि पुलिस को उनमें से 2 का नाम पता चल चुका है, जो है रियो और नायरोबी का, और वो भी स्मार्ट वॉच के वीडियो से। जिसके बाद रियो और नायरोबी बहुत डर जाते हैं और वो दोनों बर्लिन का साथ देने लगते हैं, क्योंकि वही हॉस्टेजेस को कंट्रोल कर सकता है। अब मॉस्को को पता चलता है कि उसके बेटे डेनवर ने एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है अपने बेटे पर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक हत्यारा बने। पूरी टीम बिखरते हुए नजर आ रही है और ये देखकर बर्लिन मुस्कुराता है और वो प्रोफेसर को कहता है कि ये खबर बाहर नहीं आएगा। लेकिन मॉस्को डिसाइड करता है कि वो हाइस्ट को छोड़ना चाहता है और वो मिंट के फ्रंट दरवाजे को खोलकर बाहर जाने का सोचता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। वूजिन ये देखकर पुलिस को सामने जाने के लिए ऑर्डर देती है। तो वहीं डेनवर मास्क लगाकर अपने पापा को समझाने जाता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। तो वहीं मॉस्को अब इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें किसी की जान चली गई है और वो अपने बेटे को बोलता है कि हम दोनों सरेंडर कर देते हैं और वो खुद पर इल्जाम डालता है कि उसने इस प्लान में अपने बेटे को शामिल किया। और तब जाकर डेनवर अपने पापा को बताता है कि उसने मिसुन को नहीं मारा है, वो जिंदा है। और वूजिन वो दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों चोर हैं, दोनों में से कोई भी हॉस्टेज नहीं है और उन दोनों को बोलती है सरेंडर कर देने के लिए। लेकिन तभी हाइस्ट की टीम कुछ हॉस्टेजेस को बाहर भेज देती है हथियार लेकर, जिसे देखकर वूजिन कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से हॉस्टेज कौन है और क्रिमिनल कौन है, क्योंकि सभी एक ही जैसा जंप सूट पहने हुए होते हैं और मास्क लगाए होते हैं और वो सभी पुलिस को बोलते हैं पीछे हटने के लिए। और टोक्यो मॉस्को को बोलती है कि वो औरत जिंदा है और दोनों को बात करते हुए यंग मिन सुन लेता है और ये जानकर कि मिसुन जिंदा है वो पलट जाता है और वो सभी को कहता है हथियार नीचे फेंक देने के लिए, जिसे देखकर वूजिन को लगने लगता है कि शायद यंग मिन ही उन चोर में से एक है और वो अपने एक स्नाइपर को बोलती है उसे शूट कर देने के लिए और गोली लगने के बाद वो नीचे गिर जाता है।
एक फ्लैशबैक में प्रोफेसर को देखते हैं जो टीम को मेडिकल प्रोसीजर सिखा रहा होता है, क्योंकि बैंक में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकता है जहां उन्हें किसी को भी ऑपरेट करने का जरूरत पड़ सकता है। ये सुनकर रियो बहुत डर जाता है और वो बाहर चला जाता है। वो पहुंचता है अपने घर, जहां उसके पापा कहते हैं कि रियो को मेडिकल स्कूल के लिए फिर से रीअप्लाई करना चाहिए, जो रियो ने बीच में ही छोड़ दिया था। प्रोफेसर और टोक्यो को रियो मिलता है एक नाइट क्लब में और वो बहुत पिया हुआ होता है और टोक्यो उसके सिर पर बंदूक रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पीकर अपने फैमिली वालों को सब कुछ बता दिया होगा उनके प्लानिंग के बारे में, जिस पर रियो हंसता है और प्रोफेसर उसे वार्निंग देता है कि तुम ऐसे ही टीम को छोड़कर नहीं जा सकते और उसे समझाता है कि तुम हर बार तो भागते नहीं रहोगे। अब प्रेजेंट डे में वूजिन की टीम हॉस्टेज को गोली मार देती है और वूजिन को लगता है कि वो एक चोर था। तो वहीं पूरी टीम मिलकर यंगमिन को अंदर लेकर आती है और सभी पैनिक में होते हैं, ये चेक करते वक्त कि यंगमिन को गोली लग गई है। तो वहीं टेंट में सभी लोग टेंशन में होते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर वूजिन को कॉल करता है और जो भी हुआ उसका सारा ब्लेम वूजिन पे डालता है। इसके बाद प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि उन्हें एक मेडिकल टीम को अंदर आने देना होगा, क्योंकि प्रोफेसर नहीं चाहता कि और लोग मरें। और प्रोफेसर यूजिन का ऑफर मान लेता है और मेडिकल टीम को अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन वूजिन का कुछ और ही प्लान है, जो ये है कि मेडिकल टीम को संभालने में हाइस्ट की टीम बिजी होंगे, तो वहीं मिंट के अंदर वूजिन अपने टीम को भेज देगी। डेनवर रियो और मॉस्को को मिसुन से मिलाता है जो वॉल्ट में बंद है और रियो उनसे कहता है कि अगर बुलेट को नहीं निकाला गया तो मिसुन अपना पैर खो सकती है। मिसुन को पता चलता है कि यंगमिन को भी गोली लगी है और इसीलिए वो डेनवर को एक नोट देती है और कहती है कि यंगमिन को दे देना। लेकिन डेनवर इस पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मिसुन अभी भी उस फालतू आदमी के बारे में सोच रही है। अब शायद ये यंगमिन का आखिरी पल हो, इसलिए बर्लिन यंगमिन को अपनी वाइफ से बात करने का परमिशन दे देता है। वो अपनी वाइफ से बात करते वक्त रोता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तो वहीं गुस्से में डेनवर मिसुन का लिखा हुआ नोट यंगमिन को दे देता है और फाइनली मेडिकल टीम को मिंट के अंदर भेजा जाता है, जिसमें एक सर्जन असली में एक पुलिस ऑफिसर होता है, वही कैप्टन चा, और वो एक ग्लास पहना हुआ होता है जो असली में एक कैमरा है। प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरा पर नजर बनाए हुए होता है, जिस वजह से वो उस आदमी को पहचान जाता है जिसे वो पहले पुलिस के टेंट में देखा था। इसके बाद वो जल्दी से अपने टीम को इन्फॉर्म करता है कि उनमें से एक सर्जन अंडर कवर कॉप है। प्रोफेसर बर्लिन को समझाता है कि उन्हें जानना होगा कि आखिर उनका मकसद क्या है। तो वहीं वूजिन अपने पुलिस टीम को मिंट के अंदर जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि यहाँ पर हाइस्ट की पूरी टीम मेडिकल टीम को संभालने में लगी हुई है। एक डॉक्टर यंगमिन पे सर्जरी कर रहा होता है और बर्लिन उस पर नजर रखता है। इसके बाद बर्लिन अपना गन पॉइंट करता है उस पुलिस ऑफिसर पर और कहता है कि डॉक्टर का हाथ बहुत कांप रहा है, इसलिए आगे तुम सर्जरी करो। अब इसके बाद ऑफिसर के पास कोई और चॉइस नहीं होता, इसलिए वो खुद को रिवील करता है कि वो पुलिस है और वो यहाँ अंदर आया है डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। बर्लिन उसकी बात मान जाता है और सर्जरी को होने देता है और ऑफिसर चा पर वो कड़ी नजर रखता है। प्रोफेसर इस सर्जरी को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है, लेकिन उसे शक होने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि पुलिस की टीम को पीछे के रास्ते से मिंट के अंदर भेजा जा रहा है। प्रोफेसर रियो को इसके बारे में सावधान करता है कि मिंट के अंदर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन कैप्टन चा देखता है कि पूरी हाइस्ट टीम और हॉस्टेजेस ने अपना मास्क बदल दिया है, लेकिन पुलिस ने वही पुराना मास्क पहना हुआ है और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस पकड़े जाएंगे। इसके बाद सर्जरी टीम बाहर चली जाती है और वूजिन ये खबर सुनकर डरने लगती है और पुलिस को मिशन अबॉर्ट करने को कहती है, नहीं तो वो लोग पकड़े जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि रियो ने ऑफिसर चा के फोन में कुछ किया है, जिससे टेंट के अंदर पुलिस जो भी बात कर रहे होते हैं अंदर वो सभी सुन पा रहे हैं और ये करना भी प्रोफेसर का प्लान था। डेनवर मिसुन के लिए सर्जन से कुछ सप्लाई चुरा लेता है और मॉस्को, टोक्यो और डेनवर मिसुन के पैर से उस बुलेट को निकालने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टोक्यो को लगता है अब उन्हें रियो को बुलाना होगा। डेनवर मिसुन को बताता है कि उसने उसका नोट यंगमिन को दे दिया और यंगमिन उस नोट को पढ़कर रोने लगा और कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। डेनवर पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। टोक्यो जब रियो को लेने जाती है तो उसे बर्लिन मिलता है, जो कहता है कि तुम दोनों कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों उसे कुछ छुपा रहे हैं और टोक्यो से बर्लिन को पता चलता है कि मिसुन जिंदा है और वो वॉल्ट की तरफ बढ़ता है और रियो और टोक्यो को बांध देता है। इसके बाद बर्लिन मिसुन के पास जाता है और गुस्से में उसके तरफ गन पॉइंट करता है, क्योंकि मिसुन को मरना होगा, नहीं तो हॉस्टेजेस में उनके लिए डर पैदा नहीं होगा।
लेकिन डेनवर ऐसा नहीं होने देने वाला। लेकिन तभी वहाँ नायरोबी आती है और वो बर्लिन पे गन पॉइंट करती है और उसे बंदूक नीचे रखने को बोलती है। तभी मिसुन को कुछ होने लगता है, लेकिन तब तक रियो और टोक्यो खुद को फ्री करके वहाँ आ जाते हैं और रियो अपने मेडिकल स्कूल के प्रैक्टिस से वो मिसुन से किसी तरह उस बुलेट को निकाल लेता है, लेकिन उसे खून से बहुत डर लगता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर उल्टी करता है। तो वहीं टोक्यो और रियो एक साथ बैठे होते हैं और रियो उसे बताता है कि इस हाइस्ट के बाद वो एक बहुत ही सुंदर से आइलैंड को खरीदना चाहता है और उस आइलैंड में वो उसके साथ रहेगा जिससे वो बहुत प्यार करता है, यानी कि टोक्यो के साथ। मिसुन को होश आता है और देखती है कि डेनवर उसे खून दे रहा है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और वो सभी को खून दे सकता है। और वो जानती है कि डेनवर ने वो नोट यंग मिन को नहीं दिया, लेकिन वो गुस्सा भी नहीं है। वो डेनवर को देखकर स्माइल करती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। अब बर्लिन का पागलपन देखकर प्रोफेसर टोक्यो को इंचार्ज बना देता है, तो वहीं बर्लिन को बांध कर रखा जाता है। अब मीडिया में ये क्वेश्चन किया जा रहा है उन चोरों से नेगोशिएट करना चाहिए भी कि नहीं। और ये सब सुनकर वू जिन अपने घर जाना चाहती है, अपने माँ के पास। और उसकी माँ जानती है कि उसकी बेटी बहुत टेंशन में है अपने काम को लेकर, और वू जिन रोने लगती है ये देखकर कि उसकी माँ की हालत और ख़राब होने लगती है। इसके बाद वो प्रोफेसर से मिलने जाती है और उसे माफ़ी मांगती है पिछले बार उस पर चिल्लाने के लिए। और ये सुनकर प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें रोने के लिए एक कंधे की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है नहीं। और प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिंट से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकला ही नहीं, वो अभी भी अंदर है। तो वहीं वू जिन और प्रोफेसर इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम वू जिन का एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ रही होती है और पता चलता है कि उसका पति उसे बहुत अब्यूज करता था। लेकिन ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है और लोगों में उसकी इमेज अच्छी है और वो प्रेस को बोल देता है कि वो डोमेस्टिक अब्यूज नहीं करता है। और वू जिन को एक बार अपनी बेटी का कॉल आता है जो कहती है कि उसकी दादी माँ घर पर नहीं है और वो दोनों उन्हें ढूंढने निकलते हैं। और वू जिन को उसकी माँ एक पार्क में मिलती है और वू जिन अपने माँ को एक डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ जाना नहीं चाहती। प्रेजेंट में प्रोफेसर और वू जिन अपने रिलेशनशिप को एक कदम आगे लेकर जाते हैं। तो वहीं कैप्टन चा को बताया जाता है कि प्रोफेसर और चोर चाहते थे कि वू जिन उनकी नेगोशिएटर बने। कैप्टन चा को लगने लगता है कि वू जिन एक धोखेबाज है। इसके बाद कैप्टन चा पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपने एजेंट से मिलकर इस हाइस्ट को खत्म करे। इसके बाद ऑफिसर चा अपने एजेंट को बोलते हैं कि प्रोफेसर को ढूंढकर उसे मार देने। इसके बाद वो अपनी पुलिस फोर्स को तैयार करता है अंदर जाने के लिए और 12 घंटे में पूरी टीम को मार देने के लिए। और वो अपने इस ऑपरेशन को एक सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि उनके बीच में एक धोखेबाज है, यानी कि यूजिन है, जिसके जरिए प्रोफेसर उनके प्लान को जान जाता है। अब नायरोबी और टोक्यो हॉस्टेजेस का भरोसा जीतने के लिए उन्हें बोलती हैं कि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उन सभी को मिसुन से मिलाते हैं और दिखाते हैं कि वो जिंदा है और उन्होंने किसी को भी नहीं मारा और वो सभी यहाँ आए हैं पैसे चोरी करने के लिए। और कहती हैं कि उन्हें भूल जाना चाहिए कि एक दिन पहले बर्लिन यहाँ का इंचार्ज था, अब यहाँ की इंचार्ज टोक्यो है। अब यंग मिन ये देखकर कि मिसुन जिंदा है, वो जाकर उसे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मिसुन अब उसकी बातों में नहीं फंसने वाली। और डेनवर उन दोनों के बीच आता है और यंग मिन से कहता है कि अब मिसुन के ड्रेसिंग का टाइम हो गया है। जिसके बाद डेनवर मिसुन को एक रूम में लेकर जाता है उसका ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। जिसके बाद मिसुन डेनवर को बोलती है कि आगे से वो ड्रेसिंग खुद कर लेगी। वू जिन अपने काम पर वापस आती है और प्रोफेसर को कॉल करती है और वू जिन प्रोफेसर से पूछती है कि अब तो बैंक के अंदर खाना भी खत्म हो गया होगा और पूछती है आपने क्या खाया, जिस पर प्रोफेसर कहता है सैंडविच। वू जिन कहती है कि अगर प्रोफेसर चाहे तो वो अंदर खाना भेजवा सकती है, जिसे सुनकर वू जिन का कलीग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हॉस्टेजेस को बचाने के लिए आई हो या अंदर खाना भिजवाने के लिए। अब अंडरकवर पुलिस ऑफिसर पार्क बैंक के अंदर यूएस एम्बेसडर की बेटी एन को ढूंढ लेता है और उसे पूछता है कि प्रोफेसर इन लोगों में से कौन है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो प्रोफेसर को नहीं जानती, लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है ढूंढने में। और एन उस पुलिस ऑफिसर को मिसुन के पास लेकर जाती है और वो तीनों बाथरूम में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यंग मिन घुस आता है और उसे लगता है कि मिसुन डेनवर के साथ सो रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन लोगों के बीच एक पुलिस ऑफिसर है और ये बात उन्हें छुपा कर रखना होगा। वू जिन को फूड सप्लायर से पता चलता है कि पूरे कोरिया में सैंडविच वो लोग सप्लाई नहीं करते,
इसका मतलब प्रोफेसर झूठ बोल रहा है, वो मिंट के अंदर है ही नहीं, वो कहीं बाहर रहकर अपनी टीम से बात करता है और इस वजह से वो पुलिस से एक कदम हमेशा आगे रहता है। लेकिन प्रोफेसर को इसकी भनक लग जाती है क्योंकि कैप्टन चा के फोन को रियो ने हैक कर लिया है और इस वजह से प्रोफेसर उसकी बात सुन पाता है और वो शॉक में है। लेकिन कैप्टन चा वूजिन के थ्योरी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वूजिन उन चोरों के साथ नहीं है। और वूजिन को सीसीटीवी कैमरे में एक कार मिलता है जो उन टीम से लिंक्ड है और वूजिन अब सोचती है कि इस कार को किसी कबाड़ खाने में तोड़ दिया गया होगा, इसीलिए वो आसपास के इलाके में जितने भी कबाड़ खाने हैं उन्हें छान मारने को बोलती है। प्रोफेसर ये सुनकर ऑल्सो को कॉल करता है और उसे पूछता है क्या उसने कार को डिस्पोज कर दिया था, जिस कार से उन लोगों ने हाइस्ट की प्लानिंग की थी। लेकिन पता चलता है कि ऑल्सो ने लापरवाही की और उसे ठीक से पता नहीं कि उस गाड़ी का क्या हुआ। तो वहीं वूजिन को एक कबाड़ खाने का पता मिलता है और प्रोफेसर भी उसी कबाड़ खाने में जाने के लिए निकलता है। कैप्टन चा अपनी टीम को रेडी करता है मिंट के अंदर अटैक करने के लिए। तो वहीं प्रोफेसर उस कबाड़ खाने में पहुंचकर वहां के कुछ लोगों से मिलता है जो प्रोफेसर को बोलते हैं अपना चेहरा दिखाने, जिस वजह से प्रोफेसर वहां से भागता है और वो अंदर अपने कार को ढूंढ लेता है। अब पुलिस ऑफिसर यंग मिन प्लान बनाते हैं कि वो डेनवर को किडनैप करेंगे और ये पता करेंगे कि उनके बीच प्रोफेसर कौन है। यंग मिन डेनवर को इंट्रोगेट करता है तो वहीं पुलिस ऑफिसर उसे बहुत टॉर्चर करता है। यंग मिन को लगने लगता है कि टोक्यो ही प्रोफेसर है। तभी मिंट में अलार्म बजने लगता है और रियो घबरा जाता है कि आखिर ये अलार्म क्यों बज रहा है और ये अलार्म उसी अंडरकवर पुलिस ने बजाया है। और कैप्टन चा को लगने लगता है कि इस बार उसका प्लान काम कर जाएगा। मिसुन यंग मिन को ढूंढती है जो डेनवर को पीट रहा होता है और वो उसे रोकती है और वो यंग मिन को बोलती है कि उसके और डेनवर के बीच कुछ भी नहीं है और वो उसके तरफ राइफल पॉइंट करती है। डेनवर किसी तरह यंग मिन को गिरा देता है और मिसुन डेनवर को फ्री करती है और अब डेनवर को लगने लगता है कि अब टोक्यो खतरे में है। रियो बर्लिन को ढूंढता है और देखते हैं कि उसे किसी तरह का दौरा पड़ रहा है, जिस वजह से रियो उसे खोल देता है, लेकिन बर्लिन ने उसे बेवकूफ बनाया। तो वहीं टोक्यो एक जाल में फंसने वाली होती है, लेकिन डेनवर उसे चिल्लाकर कहता है कि उन्हें प्रोफेसर को कॉल करना होगा। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है प्रोफेसर को देखते हैं जो कबाड़ खाने से भाग जाता है और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अब हम प्रोफेसर को देखते हैं एक फ्लैशबैक में जहां पर वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के रीयूनिफिकेशन मॉडल पर काम कर रहा था। उसका सोचना था कि इससे दोनों देशों के बीच शांति और अमन पैदा होगा और उसका यह सपना पूरा हुआ भी और वो डिमार्केशन जोन में ओ जून से मिलता है जो चाहता है कि प्रोफेसर रीयूनिफिकेशन प्लान बनाए नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर। तो वहीं प्रेजेंट डे में प्रोफेसर को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। तो वहीं वूजिन को लगता है वो कार उन्हें हाइस्ट टीम तक लेकर जा सकती है, लेकिन प्रोफेसर पकड़ा ना जाए इसलिए वो गाड़ी में आग लगा देता है और ये देखकर वूजिन चौंक जाती है कि वो उनसे बचकर भाग गया और उसे बताया जाता है कि वो कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही था। अब बैंक में देखते हैं कि अंडरकवर पुलिस टोक्यो पर गन पॉइंट करता है और डेनवर उसे वार्न करता है कि तुम ट्रैप में फंसने वाली हो, पर उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है। लेकिन वो ऑफिसर कैप्टन चा को रेडियो कर देता है कि प्रोफेसर मिंट के अंदर नहीं है। बर्लिन उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और वो टोक्यो को कहता है कि हमारी टीम को मेरी जरूरत है और इस गन शॉट की आवाज सुनकर मीडिया रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं पॉलिटिशियंस इन सारे हाइस्ट टीम को टेररिस्ट कहते हैं। वूजिन ऑफिसर चा पे बहुत गुस्सा है कि उसने अपने मिशन को एक सीक्रेट बनाकर रखा और उसके वजह से एक एजेंट मर गया है और इसका सारा ब्लेम ऑफिसर चा पर डालती है, जिस पर ऑफिसर चा कहता है कि उसे लगा कि वूजिन एक जासूस है जो प्रोफेसर के साथ काम करती है। वूजिन सोच रही है कि आखिर वो चोर इस बारे में खबर क्यों नहीं करना चाहते कि एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई है और कहती है कि अब उन्हें एक कदम आगे जाना होगा क्योंकि अब वो जानते हैं कि प्रोफेसर अंदर नहीं बाहर है और वो अब खुद मिंट के अंदर जाना चाहती है और चाहती है कि पब्लिक उनके तरफ हो, यानी कि पुलिस की तरफ हो, ना कि उन चोरों को सपोर्ट करें। तो वहीं प्रोफेसर ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो काफ़ी टेंशन में है। टोक्यो ये मानती है कि जो भी हुआ बैंक में ये सब उसके वजह से हुआ और इसीलिए वो भी बर्लिन को कहती है कि अब तुम्हें इंचार्ज बनना चाहिए और वो भी समझ जाती है कि अगर बर्लिन नहीं होता तो शायद वो मर जाती। लेकिन बर्लिन कहता है कि वो इंचार्ज नहीं बनना चाहता है, वो बस चाहता है कि उनका प्लान काम करे, वो बस यहाँ से ढेर सारे पैसे लेकर जाएं। वूजिन प्रोफेसर को कॉल करती है और उसे गन शॉट के बारे में पूछती है और बताती है कि मिंट के बाहर हंगामा मचा हुआ है। तो प्रोफेसर इसे कवर करने के लिए बोलता है कि वो लोग अंदर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे
वू जिन मिंट के अंदर जाना चाहती है और देखना चाहती है कि सारे हॉस्टेजेस सही सलामत जिंदा है या नहीं, और अगर प्रोफेसर उसे अंदर नहीं जाने देता है तो वो खाना भिजवाना बंद कर देगी। प्रोफेसर को लगने लगता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वू जिन कहती है कि वो अंदर जाएगी तो लाइव वीडियो बनाएगी ताकि बाहर मीडिया और पब्लिक देखे कि अंदर क्या माहौल है। अब प्रोफेसर और हाइस्ट की टीम इस पर कुछ और बोल नहीं सकते, लेकिन वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि अंदर सारे हॉस्टेज सेफ हैं। और प्रोफेसर अपने टीम को बोलता है कि तैयार हो जाने, क्योंकि हॉस्टेजेस को चेक किया जाएगा। हॉस्टेजेस की चेकिंग होने वाली है, इसीलिए बर्लिन अपना चेहरा हॉस्टेजेस को दिखा देता है और अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो कैसे जेल से भाग गया था। लेकिन वो हॉस्टेजेस को कहता है कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो वहीं यंग मैन फिर से अपना फालतू दिमाग चलाने लगता है और सोचता है कि अंदर जब चेकिंग के लिए पुलिस आएंगे तो वो उन्हें एक नोट दे देंगे जिसमें वो लिखकर उन्हें बता देंगे कि एक पुलिस मर चुका है। और उन्हें लगता है कि ये एन को करना चाहिए क्योंकि चोर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो एम्बेसडर की बेटी है। इसीलिए एन को एक नोट दिया जाता है। फाइनली यूजिन बैंक के अंदर जाती है और वो हर चीज अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। बर्लिन अपना चेहरा मीडिया को रिवील करता है और नेगोशिएटर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर लोग में और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जो मिंट के बाहर बैठकर इस कवरेज को देख रहे होते हैं। और उसी भीड़ में प्रोफेसर भी होता है। वू जिन चाहती है कि वो हर एक हॉस्टेज को चेक करे, जिसके बाद वो सबसे पहले यंग मिन को इंटरव्यू करती है और फायरिंग को लेकर उससे माफी मांगती है। और यंग मिन कैमरा के सामने अपनी फैमिली से माफी मांगता है। और जब एन का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो चालाकी से नोट को यूजिन को देने वाली होती है और वो रोने लगती है, जिससे उसके पेरेंट्स बाहर देख रहे होते हैं। वू जिन उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है और एन जैसे ही वो कागज उसे देने वाली होती है, टोक्यो उसे पकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाती है। वू जिन कैमरा ऑफ करती है और बर्लिन को बोलती है कि टाइम बचाने के लिए तुम सारे हॉस्टेजेस को एक साथ हॉल में लेकर आओ। बर्लिन कहता है कि सारे हॉस्टेजेस सेफ हैं, लेकिन वू जिन कहती है कि हमारे हिसाब से एक सिक्योरिटी गार्ड मिसिंग है, यानी कि वही पुलिस एजेंट पार्क। और वू जिन ये सवाल हॉस्टेजेस से पूछती है कि आखिर वो एजेंट कहाँ है। लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन यंग मिन और एन बताते हैं कि उसे मार दिया गया है। ये देखकर बर्लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और यूजिन को बोलता है कि उन्होंने ये सेल्फ डिफेंस में किया। लेकिन तभी अंदर का माहौल और गर्म होने लगता है और वूजिन को लगता है कि अब पब्लिक पुलिस के तरफ हो जाएगी। लेकिन तभी बर्लिन वहां पर एक हॉस्टेज को लेकर आता है और ये वही एजेंट है, एजेंट पार्क। और ये मरा नहीं है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था और बर्लिन को यह मालूम था कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना होगा। और तभी प्रोफेसर एक वीडियो भेजता है जिसमें एजेंट पार्क प्लान कर रहा होता है कि मिंट पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर बर्लिन वूजिन से पूछता है कि क्या होता अगर अटैक हो जाता, क्या होता अगर सारे हॉस्टेजेस उस अटैक में मारे जाते हैं। जिसके बाद बर्लिन पब्लिक को कहता है कि वो यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं देगा। वूजिन शॉक में है और वो बहुत कंफ्यूज है क्योंकि वो लोग फिर से एक कदम आगे निकले, क्योंकि अब पब्लिक पुलिस को सपोर्ट नहीं करेगी, अब वो चोर को सपोर्ट करेंगे। इसलिए बैंक के अंदर पूरी टीम अपने इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तो वही मॉस्को आकर एक और गुड न्यूज़ देता है कि खुदाई करते वक्त उसे मिट्टी मिल चुका है, मतलब अब वो टाइम दूर नहीं जब वो सभी यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। नायरोबी फिर वहाँ आकर बोलती है कि अब पैसे प्रिंट करने का काम भी अब खत्म होने वाला है। सभी बहुत खुश हैं। उस रात डेनवर मिसुन के रूम में जाता है और उसकी ड्रेसिंग को चेंज करता है और वो सोचती है कि आज डेनवर इतना लेट क्यों हो गया। डेनवर मिसुन से माफी मांगता है और मिसुन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर किसी अच्छे आदमी को डेट करना, जिस पर मिसुन कहती है कि वह मिंट में काम नहीं करेगी और वो डेनवर को किस कर लेती है, जिसके बाद दोनों वॉल्ट में सेक्स करते हैं। वूजिन अपने टेंट में आती है और इस नाकामी के बाद भी उसे पता चलता है कि उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन वूजिन कहती है कि वो यहाँ पर तभी काम करेगी अगर उसके साथ कैप्टन चा काम करता है तो। जिसके बाद वूजिन कैप्टन से बात करती है और उसे मनाती है यहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन अचानक से ऑफिसर चा सारा इल्जाम उस आदमी पे डालता है जिसे यूजिन प्यार करती है, यानी कि वही प्रोफेसर, क्योंकि वो उनके टेंट में एक बार आया था। लेकिन यूजिन सोचती है कि प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकता, वो उसे प्यार करती है। प्रोफेसर इन बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद यूजिन प्रोफेसर के पास जाती है ड्रिंक पीने के लिए और वो ड्रिंक करके प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो प्रोफेसर के साथ उस मोमेंट को एंजॉय करती है। अब घर जाते वक्त प्रोफेसर यूजिन से कहता है कि तुम्हें इस केस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है कि यूजिन बहुत थक चुकी है। यूजिन उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि प्रोफेसर उसकी कितनी केयर करता है।
लेकिन प्रोफेसर अपनी इस बात से खुद हैरान है क्योंकि उसे पता है कि इस प्लान को जारी रखने के लिए उसे यूजिन की जरूरत पड़ेगी। और इस बात से प्रोफेसर को रियलाइज होता है कि वो सच में यूजिन से प्यार करने लगा है। यूजिन को अपने पॉकेट में नोट का एक टुकड़ा मिलता है जो एन उसके पॉकेट में डाल दी थी, जिसके बाद वूजिन को कुछ याद आता है और वह प्रोफेसर को छोड़कर वहां से चली जाती है। तो वहीं जब प्रोफेसर वापस अपने बार में जाता है तो वहां उसे कैप्टन चा मिलता है। और इसी के साथ मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।